Okay, X-rays or Röntgen rays. Röntgen rays. This is the name of the scientist, W. Röntgen. He is silent here. Röntgen rays. He discovered these radiations in 1895 using concave cathode in discharge tube. तो अब आप ये याद रखिएगा कि डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम परफोरेटेड कैथोड यूज कर रहे थे तो परफोरेटेड कैथोड में से हमने डिस्कवर किया था प्रोटॉन। जो डिस्कवरी हुई थी, जो हमने पढ़ा था, वो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। और अगर कॉनकेव कैथोड यूज कर रहे हैं तो डिस्कवरी हुई है किसकी? डिस्कवरी हुई है एक्सरेज की। याद रखिएगा कि वही डिस्चार्ज ट्यूब और उसमें हम कैथोड की नेचर चेंज कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास जो मिलने वाली जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो रही है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और इसकी नेचर को देखते हैं। एक्सरेज की नेचर यहाँ लिखा है शॉर्ट वेव हाई एनर्जी। तो ये हम शायद पढ़ चुके हैं ना कि एनर्जी इज इनवर्सली टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई बताएगा आप में से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। दोनों फील्ड्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। जी, उसके अलावा जिस पर जो है कैन मूव इन वैक्यूम। चार्ज, उसका अगर हम नेचर देखेंगे चार्ज के हिसाब से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर चार्ज के हिसाब से क्या होगी? न्यूट्रल होंगी। न्यूट्रल रेडिएशंस कहलाती हैं, तो न्यूट्रल होंगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पेनिट्रेटिंग पावर या रेंज या पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट कर सकती हैं ये किसमें से? रबर में से, पेपर में से, ग्लास में से, मेटल में से और इवन ह्यूमन फ्लैश में भी पास हो सकती हैं। ये रेडिएशंस जो हैं ह्यूमन फ्लैश में से भी पास हो सकती हैं, लेकिन ह्यूमन बोन्स में से पास नहीं हो सकती। इसीलिए इसको मेडिकल पर्पस में अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे हम बोन स्ट्रक्चर हासिल करते हैं। उसके अलावा हम इसको डायमंड की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये दोनों यूजेस याद रखिएगा कि डायमंड की प्योरिटी और जो बोन स्ट्रक्चर है, इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं। डायमंड की प्योरिटी हम एक्सरेज के जरिए कैसे मालूम करते हैं, बताएंगे आप में से कोई? डायमंड की प्योरिटी कैसे मालूम करेंगे हम कि डायमंड प्योर है या इम्प्योर है? विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। हाउ एक्सरेज हेल्प टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ डायमंड? सर मास से नहीं, मास से नहीं। कोई और? डिस्टेंस से। अगर हम उसको बम्बार्ड करें और वो ब्रेक डाउन हो जाए तो इससे पता चलेगा कि प्योर है इम्प्योर है। नहीं, ऐसे भी नहीं होगा बिल्कुल। सर एक्सरे को पास आउट करवाते जी अक्सर ये भी नहीं। और एक्सरेज जब उसमें से पास करेंगे, अगर हमें एक्सरे शीट बिल्कुल क्लियर मिली, एक्सरे शीट जैसी है वैसी की वैसी मिली, इट मीन्स के सारी रेडिएशंस जो हैं वो उसमें से पास हो गई, तो मतलब कि डायमंड का कोई स्केच, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड है। लेकिन अगर डायमंड का स्केच मिलेगा हमें
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्योर डायमंड नहीं है जिसका हमें स्केच, जिसका स्ट्रक्चर हमें एक्सरे शीट पर मिल रहा है। तो एक्सरे शीट पर स्केच का मिलना, इसका मतलब ये है कि वो डायमंड प्योर नहीं है, इम्प्योरिटी है, जिसकी वजह से उसका स्केच बन गया है। तो ये याद रखिएगा कि एक्सरेज जो है वो अगर कंप्लीटली उसमें से पास हो जाती हैं बगैर कोई लाइन स्ट्रक्चर, बगैर कोई शेडो, कोई स्केच दिए बगैर, तो उसका मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड है। लेकिन अगर उसमें से हमें कोई लाइन वगैरह मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो इम्प्योर डायमंड है। तो ये हुआ एक्सरे की मदद से हमने फाइंड आउट किया प्योरिटी ऑफ डायमंड। उसके अलावा एक बात और भी याद रखिएगा कि ये जो रोइंजन रेज है, तो ये मेहरान में आ चुका है, मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। व्हाट इज द चार्ज ऑन रोइंजन रेज? आपको No टेक्स्ट में charge. होता, इसलिए रोइंजन रेज पर कोई चार्ज नहीं होता। नो चार्ज ऑन रोइंजन रेज। उसके बाद फिर हम देखते हैं इन्हीं एक्सरेज पर काम करते हुए हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर्स को डिस्कवर किया। और एटॉमिक नंबर को हमें पता है कि हम डिनोट करते हैं किससे? जेड से। जेड से डिनोट करते हैं। हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर्स को डिस्कवर किया था। और मोजले ने क्या किया था कि ये फाइंड आउट किया कि जो वेवलेंथ थी एक्स रेज की वो चेंज होती जा रही थी जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा था। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, ये एक्स रेज की वेवलेंथ हो गई, और इनको ये एक्स रेज हो गया। इसके लिए हम देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक मास Atomic के। mass. न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास पर ही जब उसने उसको देखा और केयरफुली, तो जो वैल्यू, जो रिजल्ट्स मिल रहे थे, उनसे पता चला कि दैट वाज नॉट ड्यू टू मास बट दैट वाज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किस वजह से होता है? कौन सी पार्टिकल्स की वजह से होता है? सर प्रोटॉन। प्रोटॉन्स की वजह से। Proton. प्रोटॉन। बिल्कुल राइट, करेक्ट है कि प्रोटॉन्स की वजह से। तो प्रोटॉन्स की वजह से एक्सरेज की वेवलेंथ चेंज हो रही थी। और इस तरह से जो है द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज फ्रॉम एटम टू एटम। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज द एटॉमिक नंबर। ये उसके रिजल्ट्स थे, जो उसके पोस्टुलेट्स थे रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड जो इसने जो अप्लाई किया, मोस्ले ने सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड, उसके हिसाब से इसने ये दिया था। तो इस तरह से इसको जेड से जाहिर किया था। अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं कि एक्सरेज की जो है वो किस तरह से दी थी। ये सामने आ रही है आपके पास पिक्चर। और इसमें देखिए कि इसने जो मोस्ले ने ये कहा था इसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट उस एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है। इसी बेस पर उसने 1913 में पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया था। आपको याद होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने बनाया था। और जो ओल्ड था, जो मैथ्स के बेस पर था, वो किसने बनाया था? मैंडलीफ। मैंडलीफ। मैंडलीफ ने बनाया था। मैंडलीफ, यस, बिल्कुल मैंडलीफ। ठीक। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास जो है एक्स रेज इमिट होंगी। जब ये कॉनकेव कैथोड हम यूज कर रहे हैं, तो कॉनकेव कैथोड से निकलने वाली रेडिएशंस हिट करेंगी एनोड पर, तो एनोड से जब एक्स रेज निकलेंगी, इनके लिए ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास है एटम। तो एटम जो है इसका, ये अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन, और हम जस्ट अभी एक ही इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं क्योंकि हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसलिए
ये नहीं देखिएगा आपके इसमें शेल तो पूरा है नहीं, पूरे सारे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो वो आप नहीं सोचेंगे अभी। ये देखिए इसमें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए बाहर वाले शेल। जैसे ही ये जो कैथोड रेज हैं ये हिट करेंगी तो अंदर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम डिस्टर्ब हो गया, डिसबैलेंस हो गया। उसका बैलेंस दोबारा हासिल करने के लिए बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। जैसे ही बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो रेडिएशंस को इमिट करेगा। उन रेडिएशंस को एक्सरेज का नाम देंगे। तो याद रहे कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के निकलने का रीजन क्या है कि हमने कॉनकेव कैथोड यूज किया हुआ है। तो सारी कैथोड रेज जो है वो एक पॉइंट पर हिट करती हैं और उस हिटिंग की वजह से अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और जिसकी वजह से जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज की प्रोडक्शन की वजह क्या है? बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में जाना। तो जैसे ही वो अंदर वाले शेल में जाएगा तो रेडिएशंस इमिट करेगा। तो वो जो रेडिएशंस इमिट होंगी उन रेडिएशंस को हम नाम देंगे एक्स रेज का। इज इट क्लियर? ये था इसका एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट सर के जरिए फाइंड आउट कर लिया उसने एटॉमिक नंबर को। यस, एनी सर वो क्वेश्चन? अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो बात समझ नहीं आई। वो क्यों निकलेगा? पहले बाहर वाले निकलते हैं फिर अंदर वाला निकलता है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसमें ऐसा है कि जब हम कॉनकेव कैथोड को यूज कर रहे हैं तो कॉनकेव कैथोड से जो कैथोड रेज है वो सारी की सारी जो है एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं। वो जो एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बजाय अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर अंदर वाले शेल में जाएगा। और इस तरह से जो है ये हमने बनाया ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा और जब ये अंदर जाएगा तो फिर ये इमिट करेगा रेडिएशंस को, जिन रेडिएशंस को हम नाम दे रहे हैं एक्स रेज का। इज इट क्लियर मायरा? यस सर। सर एक दफा रिपीट करना सर, ओके, एटॉमिक रिपीट नंबर। करते हैं। लिसन अगेन। ये जो हमारे पास कॉनकेव कैथोड है, इस कॉनकेव कैथोड की वजह से सारी कैथोड रेडिएशंस रेज जो है वो एक पॉइंट पर फोकस हो सकती हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब ये एक पॉइंट पर फोकस होने की वजह से इतनी सारी पावरफुल जो रेडिएशंस हैं वो जब एक पॉइंट पर हिट करेंगी तो एनोड के ऊपर हिट करने से ये होगा कि उसमें अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी, निकाल देंगी। अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकलने से एटम डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है और जब वो अंदर जाएगा तो वो अपनी रेडिएशंस को इमिट करके लो एनर्जी में जा रहा है। तो वो जो रेडिएशंस इमिट करेगा उसने एब्जॉर्ब तो की नहीं थी, तो फिर अब इमिशन हो रही है तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाला तो नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो एक्स रेज हैं जिनको फाइंड आउट किया था विलियम रोइंजन ने। ठीक है, बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, जाते हुए वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा है और वो इमिटेड रेडिएशंस जो है उनको हम नाम दे रहे हैं एक्स रेज का या रोइंजन रेज का नाम दे रहे हैं। सर ये जो शेल है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इनर मोस्ट शेल है, मतलब न्यूक्लियस के इनर बाद जो मोस्ट पहला नहीं, शेल। सेकंड, जो जो आउटर मोस्ट है उसके बाद वाला सेकंड आउटर मोस्ट शेल। ओके सर। सर इज इट क्लियर? जी जी। सर हेनरी मोसले ने मतलब उसमें बताया था कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज है वो इनवर्सली है एटॉमिक मास के। जी जी तो उसने फिर डिस्कवर एटॉमिक नंबर किया था ऐसे। जी बिल्कुल। ये देखिए इनके पॉइंट्स देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है
ये यहाँ लिखा हुआ है, Moseley carried out many experiments and noticed that the wavelength of X-rays emitted decreased gradually with the increasing atomic mass. Moseley supported the theory of Rutherford postulates that the number of positive charge on the nucleus increase from atom to atom. The number of positive charge or number of proton in an atom is the atomic number denoted by Z. क्योंकि वो जो इंक्रीज हो रहा था, मास जो इंक्रीज करता चला जा रहा था डिफरेंट एनोड्स लेकर, तो उनमें जो वेवलेंथ की जो रिलेशन मिल रही थी वो 1 यूनिट के हिसाब से मिल रही थी। उस 1 यूनिट के हिसाब से उसने कहा कि ये तो होल नंबर्स में मिल रही है, 1 यूनिट्स में मिल रही है, तो इसका मतलब ये उससे डिफरेंट है, जो उसके मास है उससे डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि ये जो है मास के हाफ, जो कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है वो उसके मास के नियरली हाफ होता है। तो उसके हिसाब से उसने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज ही एक्चुअली एटॉमिक नंबर है और यही वो यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर हम एक एटम को दूसरे एटम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके सर। इज इट क्लियर है? यस सर। ठीक, हम चलते हैं आगे और आगे हम देखते हैं हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, बोहर की थ्योरी। हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं ना? यस सर। ठीक है, बोहर की थ्योरी हम पढ़ते हैं। बोहर की थ्योरी क्या थी? इसने इम्प्रूव किया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था उसको इम्प्रूव किया था, और इसने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, और जो स्पाइरल पाथ वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको इसने डिस्प्रूव किया था कि एटम का स्पाइरल, इलेक्ट्रॉन का स्पाइरल पाथ नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा? देखिए, इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके हिसाब से उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो उसके सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को उसने स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया। इसके मुताबिक स्टेशनरी स्टेट्स सिर्फ वही ऑर्बिट्स हो सकते हैं जिनमें प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम इनटू सरकमफेरेंस वो इक्वल हो प्लैंक्स कांस्टेंट के। मैक्स प्लैंक का जो कांस्टेंट है उसके इक्वल हो। मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट हमें पता है h होता है। तो ये मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, सरकमफेरेंस 2 पाई r, इनकी जो प्रोडक्ट होगी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा h और nh। h फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, nh फॉर एनी अदर एनर्जी लेवल। ये जो इसकी n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं। इसी को हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली। इसमें mvr ये है एंगुलर मोमेंटम, और mvr बराबर है किसके? nh अपॉन 2 पाई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे इसका रिप्लाई कीजिएगा, आंसर दीजिएगा मुझे कि mvr जो है एंगुलर मोमेंटम है। तो आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन when electron is present in second energy level। इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होगा तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? क्या वो h upon pi। h upon pi। h upon pi। वेरी गुड। लाइबा, हाउ? सर n की जगह 2 रखेंगे और h की वैल्यू h मतलब सेम रहेगा, और नीचे भी 2 पाई है तो 2 कैंसिल विद 2 और रिमेनिंग हमारे पास h upon pi बचेगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कि हम अगर 2 रखेंगे n की वैल्यू तो ये 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा। तो अच्छा, मुझे बताइएगा, इसी सवाल को फिर रिपीट करते हैं और इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फोर्थ एनर्जी लेवल, 2h upon 2 pi। 2h upon pi। 2h upon pi, सॉरी। 2h upon pi आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, अगर ये आपके पास एमसीक्यू आता है तो आपको बात समझ में आ गई है कि आप जो है उसको 2 पाई वाला जो 2 है उसको यूज करते रहेंगे डिनोमिनेटर के तौर पर, और उसको डिवाइड करते रहेंगे जो आपके पास जो वैल्यू
ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमने एमसीक्यू कर लिया है। हम देखते हैं आगे, इसी को लेकर चलते हैं आगे, और ये हमारे पास जो है इसी का है आगे। इसमें हम देखते हैं कि इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो वो ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एमिट करेगा। जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी, जितना के डिफरेंस है दो ऑर्बिटल के दरमियान, जितना एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो अगले लेवल में जाएगा। और वो कितनी एनर्जी उसको चाहिए होगी एब्जॉर्ब करने के लिए, जो अगले शेल में जाने के लिए, 1 क्वांटा। 1 क्वांटा जो है वो किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। तो इतनी अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो आगे जंप कर सकेगा, और इससे अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो आगे नहीं जा सकेगा। और जब इलेक्ट्रॉन वापस बैक होगा लोअर एनर्जी लेवल में, तो जितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी को वो वापस इमिट कर देगा। और यहाँ पर ये शो किया है उस इमिटेड रेडिएशन को, और ये दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ठीक है। बोहर ने अज्यूम किया था कि जो ट्रांजिशंस हैं दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो ट्रांजिशंस जो है वो हमेशा एक यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन देती हैं। इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जंप कर रहा है, तो इसने हेल्प ली थी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से। ये देखिए, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, ये दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, तो इलेक्ट्रॉन की दो ट्रांजिशन के बीच में, दो एनर्जी लेवल्स के ट्रांजिशन के बीच में एक स्पेक्ट्रल लाइन देगा। तो अगर जितने एनर्जी लेवल वो चेंज कर रहा है उतनी वो लाइंस देगा, तो इसलिए वो लाइन स्पेक्ट्रम देगा। और लाइन स्पेक्ट्रम के बीच में जो डार्क स्पेस आ रहा है, वो डार्क स्पेस ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब या इमिट नहीं कर रहा, वो स्टेप्स में कर रहा है। तो ये इसीलिए डार्क स्पेस आता है उनकी लाइंस के बीच में। तो सर ये हुआ रीजन। यस सर फिगर में जो है डेल ई इक्वल टू एच न्यू वाली बात वापस रिपीट करिएगा। ये बताया है कि जो आपके पास लोअर एनर्जी लेवल है वो आपके पास है E1, लोअर एनर्जी लेवल E1। जब आप एनर्जी का डिफरेंस लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि फाइनल E2 माइनस माइनस E1। इनिशियल। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, और ये बराबर है कितना, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो एच न्यू या एन एच न्यू हो जाएगा। तो इसी को फिर डेल ई से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा ई। अब इज इट क्लियर? सर ये नहीं, सर आपने कहा था कि जब वो ऊपर जाएगा तो वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगा, करेगा, उसके और बाद जब वहां से फिर आप वापस ये आएगा उसी रेडिएशन को इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ वन सिंगल लाइन। तो शो जो होगा हमारे पास वन सिंगल लाइन शो करेगा। तो जितने ऑर्बिट को चेंज कर रहा है उतनी सिंगल लाइंस मिलेंगी हमें, फिर ठीक है। और उन लाइंस के बीच में डार्क स्पेस होगा। वो डार्क स्पेस जो होगा वो शो करेगा कि ये डिसकंटिन्यूटी है इस प्रोसेस में। सर यस सर यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, where del E is the difference between the energies of the final and initial orbits. H is equals to Planck's constant, which has the dimension of energy x time. इसका मतलब कि जितने टाइम हम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने उसमें एक्स टाइम दे दिया है, तो इसका मतलब कि जितने ऑर्बिट्स चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से होगा। तो सर मतलब इसमें डायमेंशन कहाँ से आ गई? इस तरह से आ गई कि हम उसमें ये ले रहे हैं कि हमारे पास जो वो है ऑर्बिट है, जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो स्मॉलर है या लार्जर है या जितना है, तो उसके हिसाब से हम लेंगे कि वह फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके हिसाब से। ठीक है। अब इसने नील बोहर ने अपनी थ्योरी को अप्लाई किया किस एलिमेंट पर, हाइड्रोजन पर। और हाइड्रोजन में क्या होता है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में हमारे पास ये न्यूक्लियस जो कि यूनी पॉजिटिव न्यूक्लियस है। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो यूनी पॉजिटिव है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके न्यूक्लियस के गिर्द, और रेडियस हो जाएगा r, और वो मूव कर रहा है
v वेलोसिटी के साथ, और उसका जो मास है वो है m, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गए हमारे पास सारे पॉइंट्स। दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मुझे बताइएगा दोनों में से टुवर्ड्स द सेंटर कौन सी होती है? Centripetal. Centripetal. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एमसीक्यू याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, इस तरह की फोर्स एक कोलम्बिक फोर्स भी होती है, जिसमें हम कूलम्स के हिसाब से उसको लेते हैं। तो वो कोलम्बिक फोर्स रिजेंबल विद सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो भी फोर्स जो है बिटवीन अपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है। तो उसमें हम ZE²/R के बजाय हम चेंज ले लेते हैं। यहाँ पर ZE²/R कैसे आ रहा है? ZE²/R² आएगा या ZE²/R आएगा? करेक्शन करनी है, ये करेक्शन हमें वैल्यू को करनी पड़ेगी इसमें, और ये स्क्वायर जो है वहां जाएगा, उस तरफ हो जाएगा ये स्क्वायर। तो ये वाला जो स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर नहीं आएगा हमारे पास, इसके बजाय ये यहाँ पर जाएगा, इसमें जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर। तो ये मैं आपको करेक्शन करके दे दूंगा, क्योंकि अभी रनिंग टाइम हमारा आ गया है कि तो हम इसको यहाँ पर जस्ट वैसे ही लिख लेते हैं, और जब आपको देंगे तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ये स्क्वायर अभी स्क्वायर खत्म होने वाला है, इसलिए बताना है आपको कि स्क्वायर कैसे खत्म होगा ये। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू आएगी, हम इसको इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा मैं इसको वैल्यू को चेंज करके ऐसे लिख रहा हूँ, mv² इज इक्वल टू ZE² R²। तो बताइएगा ये ओवरऑल नेट क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला R इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? mv² इज इक्वल टू mv²/Z²/R। बिल्कुल ठीक। और ये ZE²/R मिला कैसे हमें? ये मिला हमें ZE/R इनटू, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन वाला E/R, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिला है। तो ये हो जाएगा ZE²/R² हो जाएगा। ये हमारे पास नेट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये से आ गया हमारे पास। अब इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V² इज इक्वल टू ZE²/MR। ZE²/MR। ऊपर एंगुलर मोमेंटम क्या आया था हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम NH/2π। वो था NH/2π। और अगर हम इसमें V को अलग करें तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा? ये M और R अपॉन में जाएंगे 2π के पास। V is equals to NH/2π/MR। V को अलग करें तो MR नीचे आ जाएंगे। फिर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास N² H² और ये 2 का 4 हो जाएगा, 4π², फिर M² R² हो जाएगा। फिर जो M और R वाला जो स्क्वायर है वो इस वाले MR से कैंसिल हो जाएगा, और नेट हमारे पास जो लास्ट में बचेगा ये वाला R इज इक्वल टू, ये बचा हमारे पास N² 4π² MZE² बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी आपको जो टेस्ट के लिए डेरिवेशन पूरी याद नहीं रखनी, ये याद रखना है कि R रेडियस का फार्मूला क्या है। तो ये है। अब इसी रेडियस के फार्मूले को हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करके इसमें से n को हटा दें, बाकी जो वैल्यूज हैं उनको अगर हम लेंगे तो वो सारी कांस्टेंट वैल्यूज वो बराबर हो जाएंगी हमारे पास किसके? A0 के हो जाएंगी। बाकी सारी वैल्यूज देखिए, हमने सिर्फ n को हटाया है, सारी वैल्यूज हो गई है A0 के बराबर हो गई है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू N² A0, N² और ये A0। ये आ गया आपके पास। A0 क्या है, क्या कहलाता है? बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस। क्या कहलाता है? बोहर्स रेडियस कहलाता है। बोहर्स रेडियस। अगर आपसे पूछा जाए कि बोहर्स रेडियस इज डिनोटेड बाय
और रिप्रेजेंटेड बाय, तो आप A naught. इसको किससे A0 डिनोट करेंगे? ए नॉट से। ठीक है, और इसकी सारी हमने कांस्टेंट वैल्यूज ले ली हैं। कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी? जो हमारे पास एच की प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज ली। तो हमें आंसर जो मिल रहा है कांस्टेंट वैल्यूज के हिसाब से वो मिल रहा है 0.529, जिसको हम 0.53 भी कह सकते हैं ना। 0.529 को 0.53 कर सकते हैं ना? Yes, sir. जी, तो ये एंगस्ट्रॉम में लिया है। एंगस्ट्रॉम की जगह हम यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, नैनोमीटर ले सकते हैं या और भी यूनिट्स ले सकते हैं। तो जो यूनिट्स लेंगे आप उनके हिसाब से आप इसको चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपके पास एक एमसीक्यू भी आ रहा है और क्वेश्चन भी आ रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू को देखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं जो आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा इसको, और ग्रुप में सब बच्चों के साथ शेयर करना होगा। इसमें है व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एनर्जी लेवल। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? इनमें से क्वेश्चन जो है लम्स में भी आ चुका है, बताइए क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकंड ऑर्बिट? Sir, 2.116. आपने एग्जैक्ट वैल्यू बताई। आपके पास क्या नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप? 4 times Sir, of 4 A0 times C. C होगा. C होगा। C sir C. सी हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए नॉट हो जाएगा। कि 4 टाइम्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है तो उस हिसाब से 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या आ चुका है ना, टेस्ट में आ चुका है ये। तो आप इनकी डिफरेंट वैल्यूज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सेकंड आ रहा Yes है sir. तो Yes, sir. ये सारी वैल्यूज जो है आपको लिखनी होगी। अच्छा, इसके बाद फिर आपको एक और भी लिखना होगा। वो क्या होगा? आपको लिखना होगा कि R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आ रही है। R2 सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब मौजूद है तो वैल्यू क्या है, और माइनस फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे R3 माइनस R2, R3 माइनस R2। फिर आप देखेंगे R4 माइनस R3। ये इनकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है, कर लेंगे इनकी वैल्यूज को। फिर देखेंगे कि आपके Yes, पास sir. यहाँ पर साइन ग्रेटर देन की आएगी या लेस देन की आएगी, ये आप देखेंगे साइन क्या आ रही है। इससे आपको पता क्या चलेगा कि न्यूक्लियस के पास ये ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स के बीच में जो ट्रांजिशन है, क्या वो ट्रांजिशन वो हमेशा सेम है या फिर वो चेंज हो रहा है, वो फासला बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ दीस वैल्यूज। ये मुझे बताइएगा R2 माइनस R1 क्या मिला आपको? 1.587 angstrom. 1.587 मिला है आपको। अच्छा, इसके हिसाब से बताइएगा कि जो आपके पास दूसरी वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? Greater, R3 माइनस R2 2.645. 2.645 645 ये मिल रही है आपको वैल्यू। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर साइन क्या आएगी? लेस देन की साइन है ये, लेस देन। तो फिर ये इसी तरह से लेस देन यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है सीक्वेंस बन रहा है। इसका मतलब